2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, यानी लेखांकन समीकरण के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन भी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण कैसे बनाते हैं और उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, यानी कि असेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर कैसे रहेगी। कल हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर क्या था कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस तरह से हमने कल इक्वेशन अच्छे से समझ लिया था। आज उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि व्यवसाय में वास्तव में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनका इफेक्ट व्यवसाय के अंदर कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपके पास, जैसे सबसे पहले आएगा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000, यानी कि 1,50,000 रुपये से आपने व्यवसाय प्रारंभ किया। किससे व्यवसाय प्रारंभ किया? 1,50,000 रुपये से। फिर आ रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, यानी नकद में माल आपने खरीदा कितने का? 60,000 रुपये का। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन आ रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 37,500, यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा कितने का? 37,500 का। फिर नेक्स्ट आ रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, आपने उधार में माल खरीदा कितने का? 30,000। जबकि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या था? कैश में माल खरीदा। फोर्थ पे ट्रांजेक्शन कौन सा है? उधार में माल खरीदा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश में आपने माल बेचा कितने का? 15,000 रुपये का। फिर उसके बाद आ रहा है सोल्ड गुड्स क्रेडिट ऑन कॉस्ट प्राइस 60,000, लेकिन बेचा 75,000 में। दोस्तों, जो भी माल होता है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस अलग होती है और सेलिंग प्राइस अलग होती है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं ना। कॉस्ट में क्या करते हैं? कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और वही माल अपन क्या करते हैं? सेलिंग में, यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो 60,000 का माल हम कितने में बेचेंगे? 75,000 में, यानी 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। नेक्स्ट हो रहा है, और वो भी माल हम किस पे बेच रहे हैं? क्रेडिट में, यानी उधार में बेच रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है रिसीव कमीशन, यानी कि 1,500 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ है। पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की है, वेतन दिया है 1,500 रुपये का। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि मालिक ने 15,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए कैश में से, यानी कि 15,000 रुपये का ड्राइंग कर लिया। नेक्स्ट आता है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपये, यानी कि लेनदारों को हमने चुका है 15,000, यानी कि जो हमसे पैसे मांग रहे थे, जिनसे हमने उधार में माल खरीद रखा था, उनको हमने पेमेंट किया कितने का? 15,000 रुपये का। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है फॉर्मेट। किसका बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में बनाने से ये रहेगा, आप पर्टिकुलर हर एक ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस वाइज लिख सकोगे, उसकी टोटल करने में ईजी रहेगा और उसको मैच करने में भी ईजी रहेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्या करना है, आपको सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या का कॉलम। फिर बनाना है आपको व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन का कॉलम, ये वाला समझ में आ गया आपको क्या बनाना है? ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार का कॉलम। फिर उसके बाद रोकड़, स्टॉक, देनदार और फर्नीचर, ये कैसे बनेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन पे जाना है आपको, पहले क्या करना है? क्वेश्चन पे जाना है और वहाँ देखना है कि असेट्स में कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम नोट करते हैं, सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्टेड करते हैं तो कैश, बिल्कुल, तो कैश क्या है? हमारा एक असेट्स अकाउंट है। ठीक है, तो हमने कैश का ये अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, रोकड़ का। ठीक है, लेकिन एक बार काउंटिंग करके रख लेनी है। एक कैश का अकाउंट बन रहा है, दूसरा आ रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी परचेज माल खरीदा, तो सेकंड बार आ रहा है माल का, क्योंकि अपने पास कैश ऑलरेडी एक बार बन चुका है ना, बार बार नहीं बनाएंगे। एक कॉलम बना देंगे, पूरा कैश आ जाएगा। फिर सेकंड किसका बनेगा? परचेज का बन जाएगा, यानी कि स्टॉक का बन जाएगा। परचेज फर्नीचर, अब नेक्स्ट आ रहा है फर्नीचर, अलग चीज़ है ना, आपने फर्नीचर खरीदा, तीसरा कॉलम बन जाएगा फर्नीचर का। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो गुड्स है यानी कि परचेज गुड्स किया है उसका कॉलम, यानी परचेज गुड्स। यहाँ पर सेकंड कॉलम गुड्स का, यानी कि स्टॉक का बनेगा। तो स्टॉक अपने 2 नंबर के ट्रांजेक्शन में भी है और 4 नंबर के ट्रांजेक्शन में भी है, तो इसका मतलब गुड्स का कॉमन हो जाएगा वापस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है और गुड्स का भी ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि पाँचवें में आपको कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेच रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? उधार में माल बेचते हैं तो डेटर अकाउंट बनेगा, यानी कि डेटर जिनसे देनदार। यहाँ पर एक क्रेडिट में बेच रहे हैं माल, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट डेटर का बनेगा और गुड्स तो आपके पास ऑलरेडी है ही है। तो इस तरह से 4 अकाउंट तो असेट्स में ही बन गए। फिर रिसीव कमीशन, ये कमीशन और सैलरी ये क्या है? एक तरह से रिसीव कमीशन हुआ जो इनकम है वो आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगी और पेड सैलरी ये एक्सपेंसेस है कैपिटल से माइनस हो जाएगी और कैश में से भी माइनस हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल दिया, तो कैश अकाउंट अपने पास ऑलरेडी है ही है। और पेड टू क्रेडिटर यानी लेनदारों को पेमेंट कर रहे हैं अगर उधार में माल खरीदे, इसका लिए ये लाइबिलिटी साइड में क्रिएट होने वाला अकाउंट है। तो हम देखते हैं कि 4 अकाउंट हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो एक बना कैश का, एक बना स्टॉक का, एक बना डेटर का और एक बना फर्नीचर का। ये 4 अकाउंट हमारे असेट साइड में काउंट होंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे संपत्ति खाते के अंदर आएंगे, ठीक है, यानी जिन्हें हम एसेट्स साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है लेनदार, यानी कि हम अगर किसी से माल उधार में खरीदते हैं, उसको पेमेंट देना होगा, तो पेमेंट देना बाकी है या जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, जैसे बैंक मांग रहे हैं, लेनदार क्रेडिटर मांग रहे हैं, तो ये लोन वाली चीज़ें हम दायित्व में लिखते हैं, यानी कि लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर और लास्ट में आ जाएगा कैपिटल, जो हमने व्यवसाय के अंदर पैसा लगा रखा है, जो हम मालिक ने लगा रखा है, वो लिखेंगे कैपिटल। और कैपिटल के अंदर 2 चीज़ें होंगी, प्लस रेवेन्यू करना है, कल अपन ने देखा था प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंसेस। अगर कोई इनकम होती है तो उसको प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब मेरे यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है ना। तो यहाँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, कैश में 1,50,000 रुपये से। तो यहाँ कैश सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 रुपये। कितना लिखेंगे, 1,50,000 रुपये, ठीक है। क्या इसका इफेक्ट स्टॉक पे पड़ेगा, नहीं। देनदारों पे पड़ेगा, डेटर्स पर नहीं। फर्नीचर पर पड़ेगा, नहीं। ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, क्रेडिटर पे पड़ेगा, नहीं। प्लस कैपिटल पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए किसने लगाए थे, हमने लगाए थे। तो इसका मतलब बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आए, किसने दिए, या तो यहाँ से आए होंगे या यहाँ से आए होंगे। तो किसने लगाया, मालिक ने लगाया। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से पहला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है। पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब देख भी लेना है कि 1.5 लाख इधर हो रहा है और ये बराबर के 1.5 लाख इधर हो रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन सारे बीच के प्लस होते हैं। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश में आपने माल खरीदा। परचेज गुड्स फॉर कैश, 60,000 रुपये का माल आपने खरीदा। 60,000 का जब हम माल खरीदेंगे तो सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब पहले 1.5 लाख रुपए थे, 60,000 रुपये ऐड हो गए या लेस होंगे, लेस होंगे। वेरी गुड, 60,000 लेस होंगे। या तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो 1.5 लाख में से 60,000 माइनस हो गए तो आपके पास कितने बचेंगे, 90,000 रुपये। यानी कि ये आपका 90,000 रुपये न्यू इक्वेशन में आएगा। क्या आएगा, 90,000 रुपये न्यू इक्वेशन, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, 60,000 का आपने कैश में माल खरीदा, रोकड़ में माल खरीदा, तो 1.5 लाख में से 60,000 माइनस हो गए, कितने बचेंगे, 90,000 रुपये। और ये 60,000 रुपये यहाँ माइनस हो गए तो आपका माल बढ़ गया, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे 60,000 रुपये। जबकि पहले माल कितना था, 0, कोई नहीं था, 1 रुपये का भी माल पहले नहीं था, बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन 60,000 का दूसरे ट्रांजेक्शन में जब हमने माल खरीदा तो हमारे पास पहले 0 अमाउंट था, फिर 60,000 हो गया, तो न्यू इक्वेशन कितना बन जाएगा, 60,000 रुपये। क्या इसके इफेक्ट देनदारों पे पड़ेगा, फर्नीचर पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ बैलेंस इनके 0 रहेंगे। क्रेडिटर पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उधार में माल नहीं खरीदा है, नकद में माल खरीदा है। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, सोचिए, कैपिटल पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एक बार जो हमने कैपिटल लगाई थी अब उसी में से तो चेंजेस हो रहा है। यानी कि इस 1.5 लाख में से 60,000 माइनस किया और 60,000 को यहाँ प्लस किया, तो इसका इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ इसकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1,50,000 रुपये, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 90 और 60 1,50,000 हो गए और 1,50,000 रुपये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गए। अभी तक इक्वेशन बराबर चल रहा है। अब देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, इसको कैसे करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा आपने कैश में, कितने का, 37,500 में। नकद में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो थर्ड ट्रांजेक्शन होगा फर्नीचर परचेज, ठीक है। कैश में खरीदा भाई, परचेज फर्नीचर फॉर कैश
37,500। अब 37,500 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो न्यू इक्वेशन अपने आएगी वापस, तो एक लाइन पूरी आपको खींच लेनी है। अब 90,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 32,500। कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 1,000 में से 500 गए 500, फिर यहाँ बचे 8, 10 में से 8 गए 2, एक हासिल लगी 4, 9 में से 4 गए 5, 52,500। यहाँ कितने बन जाएंगे, 52,500 रुपये आपके पास बच जाएंगे। अभी 37,500 का आपने किया क्या, फर्नीचर खरीदा, तो लिखिए फर्नीचर अकाउंट के अंदर 37,500 प्लस करेंगे, ये सब प्लस है ना, ये सब प्लस चलते रहेंगे। बीच वाले कॉलम है इनको प्लस करेंगे क्योंकि ब्रोकर, स्टॉक, देनदार और फर्नीचर ये सब मिला के ही तो पूरा एसेट्स बनता है। तो यहाँ हो जाएगा 37,500, यहाँ प्लस हो गए और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपनी जो न्यू इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे कोई स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, देनदार पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 60,000 जो टोटल थी, जीरो इफेक्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 60,000। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 37,500। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये क्या कहलाएगा, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन में अपने 52,500, 60,000 और 37,500 फर्नीचर में आ गए। क्या इसका इफेक्ट पूंजी यानी कैपिटल पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल कितनी रहेगी, 1.5 लाख की 1.5 लाख रहेगी और लाइबिलिटी 0 की 0 चल रही है ना, अभी तक लाइबिलिटी में कोई भी अकाउंट नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 30,000 रुपये में उधार में माल खरीदा। अब उधार में माल खरीदा, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट परचेज या गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में माल खरीदा। अगर यहाँ किसी पार्टी का नाम देते, जैसे मोहन से उधार में खरीदा, तो मोहन का अकाउंट आ जाता। अब नाम नहीं दे रखा, उधार में खरीद रखा है, इसलिए अपन लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में इसको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे कि गुड्स खरीदा आपने, कितने का खरीदा, स्टॉक जो खरीदा। यहाँ देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, 30,000 का माल खरीदा, जिसका मतलब आपके पास पहले 60 का था, नया माल कितने का आया, 30 का आया। पैसे दिए क्या आपने इसके बदले, नहीं दिए ना, तो यहाँ कैश में से कोई ट्रांजेक्शन माइनस नहीं होगा। डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा ऑल ओवर। तो इस ट्रांजेक्शन का 60 का माल पहले से था और 30 का माल आपने उधार में खरीदा, तो आपके पास कितना हो गया, 90,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं इधर जो लेनदार हैं वहाँ पे आपकी ये संख्या 30,000 रुपये उधार में माल खरीदा, ये 30,000 यहाँ हो जाएंगे प्लस। तो इसका मतलब टोटल में कितने हो जाएंगे, यहाँ 30,000 प्लस आपकी कैपिटल 1.5 लाख की 1.5 लाख की रहेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ नहीं पड़ेगा, आपने क्रेडिटर से माल खरीदा। ठीक है, और यहाँ टोटल करेंगे कितनी हो जाएगी, 52,500। इसकी टोटल करेंगे फर्नीचर की 37,500। भाई फर्नीचर तो वो कभी आ रहा है, देनदार अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। इस तरह से 52,500, 90,000 और 37,500 को जब ऐड करेंगे तो 1,80,000 हो जाएंगे, और इधर भी जब ऐड करेंगे 1,50,000 और 30,000 1,80,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया अपना न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट 5वां ट्रांजेक्शन। ठीक है, 5वां ट्रांजेक्शन देखने जा रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, नकद में माल बेच दिया 15,000 का। देखिए सोल्ड, अब देखिए यहाँ आ रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपये, नकद में माल बेचा आपने कितने का, 15,000 रुपये का। अब नकद में जब माल बेचा तो नकद आएंगे अपने पास, कितने आएंगे, 15,000, और माल कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितने का, 15,000 रुपये का माल कम हो जाएगा। तो 90 में से 15 जब माइनस हो जाएंगे तो ये पूरा अपना एक वापस नया इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें हम 15,000 का स्टॉक में से माइनस कर देंगे और 15,000 रुपये कैश में प्लस करेंगे, क्योंकि आपने नकद में माल बेचा तो आपको कैश रिसीव हुआ। तो 52,000 और 15,000 आपके हो जाएंगे 67,500 यानी 67,500, और 15,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 75,000 रुपये। ठीक है, 75,000 रुपये का स्टॉक अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। क्या देनदारों पे इसका कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। फर्नीचर पे पड़ेगा, नहीं, क्योंकि फर्नीचर आपका है इतने का उतना ही रहेगा। ये तो इफेक्ट किस पे पड़ा है, सिर्फ स्टॉक पे पड़ा है, यानी माल पे जो खरीदने के लिए और बेचने के लिए लाए हैं आप।
क्या क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, यहाँ 30,000 के 30,000 रहेंगे। प्लस कैपिटल पे पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कैपिटल आपने जितनी एक बार लगा रखी है वो उतना का उतना ही रहेगा, जब तक एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना हो जाए तब तक उतना ही रहेगा। नेक्स्ट अब आता है ट्रांजेक्शन अपना, ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब लेते हैं 6th ट्रांजेक्शन। छठा नंबर का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सुनना ध्यान से, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी उधार में माल बेचा, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 और बेचा कितने में 75,000 में। तो अपने को स्टॉक में से माइनस करोगे 75 करोगे या 60 करोगे? भाई माल बेचा आपने तो 60 का माइनस करना है या 75 का माइनस करना है? वेरी गुड, 60 का माइनस करना है। तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे? 60,000। लेकिन जब बेचोगे सामने वाले को और वो भी उधार में, तो 75,000, ये 75,000 रुपये हमारे लिए डेटर के लिए काम करेगा, है ना। देखो 60 का माल था 75 में बेच दिया, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे सबसे पहले और यहाँ देखेंगे 75 का माल 60 का माल जो था हमने 75,000 में बेचा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 60 ही थी। तो इसका ये हमारी कॉस्टिंग चल रही है स्टॉक की, है ना। 75,000 रुपये कॉस्ट का माल है, 75 में से 60 चले गए, अभी भी हमारे पास 15,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 60 का माल आपने कितने में बेच दिया? 75,000 रुपये में। यानी कि हम सामने वाले से अब डेटर से कितना पैसा मांगेंगे? 75,000। जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उसे डेटर कहते हैं। ठीक है, तो डेटर के लिए हमने 75,000 रुपये यहाँ लिख दिए, तो डेटर की टोटल हो गई 75,000 रुपये। क्या इसका इफेक्ट कैश पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधार में ट्रांजेक्शन था, कैश में तो था ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 67,500 रुपये। और यहाँ किस चीज़ का ट्रांजेक्शन था वो लिख देंगे। तो 6 नंबर का ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिखने के बाद ये 60 का माल हम यहाँ से माइनस करेंगे और 75 यहाँ प्लस करेंगे। क्या फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ेगा इसका? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखना ये है कि अभी तक हमारी टोटल यहाँ तक तो बराबर चल रही थी। अब देखना ये है कि यहाँ 60 का आपने माइनस किया। क्या किया? 60 का माल माइनस किया और यहाँ 75 प्लस किया, यानी कि 15,000 का डिफरेंस तो असर्ट्स में आ गया। इसका मतलब 15,000 का डिफरेंस आपके लाइबिलिटी साइड या कैपिटल साइड में आएगा। तो 15,000 रुपये क्या हुआ? फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये बताइए। फ़ायदा हुआ, 60 का माल 75 में बेचा तो फ़ायदा हुआ। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, प्लस 15,000 रुपये। क्या करेंगे? प्लस करना है आपको 15,000 रुपये। 15,000 प्लस किस नाम से करेंगे भाई? प्रॉफिट है ये। 60 का माल 75 में बेचा तो आपके 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपकी कैपिटल बढ़ गई। कितनी हो गई कैपिटल? 1,65,000 रुपये। कितनी हो जाएगी कैपिटल? 1,65,000 रुपये। क्या इसका लेनदारों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रेडिटर तो आपके 30,000 के 30,000 रहेंगे। क्या आपके फर्नीचर के इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, फर्नीचर उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1,95,000 क्रेडिट साइड की टोटल है और जब हम इनको टोटल करेंगे तो 1,95,000 इधर भी आ जाएंगे। ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आता है 7 ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है कि रिसीव्ड कमीशन 1,500 रुपये। 1,500 रुपये कमीशन रिसीव हुआ मतलब 1,500 रुपये इनकम हुई, कैश में हुई। यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन। साथ ही साथ एक न्यू इक्वेशन बना के भी चलेंगे। तो 1,500 रुपये कमीशन मिला तो 67 और 1 68 और 69,000 रुपये आपकी इनकम हो गए। टोटल कैश हो गया। स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, स्टॉक आपके 15 का 15,000 रहेगा। प्लस आपके देनदार पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का? नहीं। कितना रहेगा? 75,000 ही रहेगा। प्लस क्या इस फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का? भाई आपने 1,500 रुपये कमीशन किया है ना, कमीशन रिसीव किया है, तो आपको क्या इसके फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो यहाँ कितना आएगा? फर्नीचर 37,500 ही रहेगा। इक्वल टू क्या इसका क्रेडिटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर भी उतने के उतने ही रहेंगे। यहाँ लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट, क्या कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इनकम हो गई। यहाँ पूरा असर्ट्स में आपके 1,500 रुपये का इफेक्ट है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 60,000 माइनस थे, यहाँ 60,000 प्लस थे, इसलिए कैपिटल का या लाइबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या था? एक 15,000 का ट्रांजेक्शन, यहाँ 60 माइनस किए और 75 प्लस किए, 15 का डिफरेंस आ गया था ना असर्ट्स में। तो देखो 15 का डिफरेंस आ गया वहाँ पर। यहाँ पे भी देखो 1,500 रुपये का डिफरेंस है, 1,500 यहाँ प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1,500 उधर भी प्लस होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1,500 रुपये और 1,500 लिखते ही कितने हो जाएंगे? ये 1,66,500। तो 1,66,500 और 30,000 1,96,500 हो जाएंगे और इधर टोटल करेंगे ये भी 1,96,500 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा न्यू
इक्वेशन। अब 8वां ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी, सैलरी पे की, कितने रुपए की, 1500 की सैलरी पे की। तो 1500 की सैलरी पे की, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड, ठीक है। 1500 रुपये की सैलरी पे की, तो माइनस करेंगे 1500 रुपये। अब 1500 माइनस करेंगे तो साथ ही साथ न्यू इक्वेशन भी बना के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यू इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। अब 1500 अगर माइनस करेंगे ये हो जाएंगे 67,500, ठीक है। ये 1500 यहाँ माइनस हुए, क्या इसका स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फर्नीचर देनदार पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल पे। क्या हो जाएगा? 1500 माइनस हो जाएंगे, वापस आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,65,000, ठीक है, 1,65,000। तो आपकी न्यू इक्वेशन 30,000 ये किसके बराबर रहेगी? इधर भी 37,500, ठीक है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। इसका भी 75,000, इसका 15,000, इसका कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 1500 यहाँ से माइनस हुए तो 1500 उधर भी माइनस हुए। किस चीज़ के माइनस किए थे? एक्सपेंसेस किया, भाई सैलरी दी तो एक्सपेंसेस हुआ। नेक्स्ट आ रहा है पेड सैलरी के बाद कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाल दिए। कितने निकाले इसने? 15,000 रुपये। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कितना? 15,000 रुपये। तो यहाँ देखेंगे हम, पहले तो लिख देते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ 9 नंबर। अब 9 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 15,000, 15,000 कैश में से निकाले। तो बताइए इफेक्ट किस किस पे पड़ेगा? एक तो कैश पे पड़ेगा और दूसरा उसकी खुद की कैपिटल पे पड़ेगा। तो दो जगह यहाँ पैसे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैश में कितना माइनस करेंगे? 15,000 रुपये, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे 15,000 रुपये और दूसरा माइनस करेंगे, देखिए इधर लाइबिलिटी में 1,65,000 के अंदर 15,000 रुपये यहाँ पे भी माइनस करेंगे ड्राइंग के। तो यहाँ हो जाएंगे 1,50,000 रुपये, ठीक है, या तो 30,000 के 30,000 ही रहेंगे। यहाँ पर भी कोई इफेक्ट फर्नीचर पे नहीं पड़ेगा, फर्नीचर 37,500 ही रहेगा। फिर यहाँ देखिए 75,000 पे डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर उतने के उतने ही रहेंगे। स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक उतना का उतना ही रहेगा। 15,000 रुपये कैश कम कर देंगे, तो यहाँ 15,000 कैश कम करते ही कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गए 2, 6 में से 1 गया 5, यानी 52,500 आपके पास कैश रहेगा। ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपने क्या किया था? ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग, या कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आएगा अपना 10वां, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन एंड। तो यहाँ देखना है हमें पेड टू क्रेडिटर 15,000 रुपये, यानी क्रेडिटर को पेमेंट किया कितने का? 15,000 रुपये का क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो 15,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। और क्रेडिटर पे पड़ेगा? बिल्कुल। तो इन दो अकाउंट के अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिख देते हैं 15,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? 15,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 15,000 रुपये पे पेमेंट करते पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 15,000 रुपये यहाँ लिख दिए और क्रेडिटर को 15,000 रुपये पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे भाई, क्योंकि क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करोगे तो वो हमारे थोड़े क्रेडिटर कम हो जाएंगे, हमसे पैसा कम मांगेंगे। तो 15,000 रुपये माइनस मैंने इधर किया और 15,000 बराबर मैंने इधर कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल अभी तक हमारे बराबर चल रही है। अब क्या करना है आपको? 52,500 में से 15,000 माइनस कर देना है। तो 52,500 में से 500 माइनस हो गए, फिर उसके बाद 6 कितने आएंगे? 37,500। 37,500 यहाँ आ गए। अब 15,000 यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे? 15,000, ठीक है। 30 में से 15 माइनस कर दिए। अब हमारे पास क्रेडिटर जो बचे हैं वो 15,000 के। अब चलिए न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन, सबसे पहले कैश में से 52 थे, 15,000 माइनस कर दिए, 37,500 बच गए। फिर 52,500 में से 15,000 माइनस कर दिए, क्रेडिटर को पेमेंट किया, हो गए 37,500। फिर उसके बाद स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो स्टॉक अभी फाइनल बैलेंस आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 15,000 रुपये। प्लस उसके बाद ये सब प्लस वाला है ना, पूरा कॉलम प्लस का है, यानी कि ये सब प्लस होंगे, ये पूरे कॉलम प्लस रहेंगे। तो प्लस 75,000 का 75,000 रुपये के आपके क्रेडिटर्स हैं,
उनसे आपको कोई कैश मिला ही नहीं है, अभी तक पैसा मिला ही नहीं, 75,000 रुपये फाइनल रहेंगे। फर्नीचर का बैलेंस आपका 37,500 का 500 ही रहेगा, प्लस उसके बाद क्रेडिटर आपके 15,000 रुपये है ना। फिर इस तरह से ये ट्रांजेक्शन रहा और कैपिटल आपकी कितनी रहेगी, 1.5 लाख रुपये। कितनी रहेगी, 1,50,000 रुपये कैपिटल। तो कैपिटल 1,50,000 रुपये और 15,000 रुपये 1,65,000 रुपये और 37,500 15,000 75,000 और 37,500 इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे होंगे 1,65,000 रुपये। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन मैच हो गया है ना। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि असेट्स की टोटल हमेशा किसके बराबर रहेगी, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है और हमने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैसे कर रखा है। आप एक बार इस वीडियो को और अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस जगह लिखा है और क्यों लिखा है ना। इसको आप 1-2 बार जब देखेंगे तो आपको कंप्लीटली अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। तो अगर जितना प्रैक्टिस करोगे आप तो उतना जल्दी सीखोगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही ईजी है। अब लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है, कितने अकाउंट आएंगे असेट्स में और कितने अकाउंट आएंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के अंदर, आपको कैसे लिखना है, कैसे जमाना है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइनिंग कैसे खींचनी है और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनाना है। बाकी तो बुक में भी बता रखा है, तो बुक में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, बुक के क्वेश्चन हैं, इलस्ट्रेशन है, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आप मेरे को मैसेज कीजिए, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।